Okay, good evening to all of you and welcome to all in Minister classes. And this is video lecture dedicated for GATE Engineering Services exam and semester exam. And this is video lecture series on metal forming process and lecture number 5. And in this lecture, I'm going to discuss with you forging process. And this is first lecture of this forging process, correct? So first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I'm mechanical engineering faculty. And I have done MTech from IIT Delhi in production engineering branch in 2013, and my latest gate rank is IR 192 in gate 2020, and I'm also engineering services exam written qualified, and I have 9 plus years of teaching experience for gate and engineering services exam, correct? And I have mentored 10,000 plus students across the India, online as well as offline. Now once again welcome to all and good evening to all of you. Good evening Soumya, Prateek, good evening. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सर एक स्कोरिंग प्लान बताइए, कहाँ से कितना स्कोर श्योर कर सकते हैं. चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज पहले ये डिस्कस करते हैं फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है. तो थोड़ा हालांकि मैं इसके लिए स्पेशली एक डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट प्लान बताऊंगा कि क्या होना चाहिए. फिर भी मैं आपको बता दूं, चलिए देखते हैं. गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, करेक्ट. देखो मैं यहाँ पे एक रफ आइडिया दूंगा, और उसके बाद मैं स्पेशली जब डेडिकेटेड लेक्चर रखूंगा इस पे, तो मैं आपको एग्जैक्ट एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस पार्ट में कितने नंबर लाना है, कहाँ से कितना नंबर ला सकते हो स्पेशली. मतलब अभी तो मैं ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, उसके बाद मैं सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कहाँ से कितना मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, करेक्ट है. तो चलिए सबसे पहले मैं ओवरव्यू बता देता हूँ. देखो आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पे. इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, करेक्ट है. और कहाँ पे लोग लैग करते हैं, कहाँ पे गलती करते हैं, कुछ ओवरव्यू मैं अभी आपको यहाँ पे दे देता हूँ. तो दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग से गेट में जब आप अपियर होगे तो आपको दो पार्ट मिलेंगे, करेक्ट है. एक पार्ट मिलेगा आपको नॉन टेक पार्ट, करेक्ट है, जिसमें क्या क्या आएगा दोस्तों. एक जनरल एप्टीट्यूड आएगा, एक जनरल इंग्लिश आएगा, करेक्ट है, और एक आपका आएगा दोस्तों मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, करेक्ट. तो ये थ्री पार्ट्स हैं. अब इनका वेटेज कितना है, 10 मार्क्स यहाँ से, 5 मार्क्स यहाँ से आप ला सकते हो, 15 मार्क्स यहाँ से, करेक्ट है. और इवन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको कंप्लीट टॉपिक बताऊंगा कि किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना है, बट अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. तो दोस्तों जनरली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो टेक्निकल के पीछे एकदम पागल हो जाते हैं, ठीक है ना. टेक्निकल के पीछे एकदम पागल हो जाते हैं, टेक्निकल ही टेक्निकल पढ़ते हैं. सॉम पढ़ लेते हैं, डिजाइन पढ़ लेते हैं, थर्मल पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, सारी टेक्निकल पढ़ लेते हैं. लेकिन किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट का वेटेज इनके बराबर नहीं है. एक छोटा सा पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड, इसको जरा सा पोर्शन है, इसको आप पढ़ोगे तो आप इजीली 10 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई हम मैथमेटिक्स से तो पढ़ते आ रहे बचपन से, करेक्ट है, मैथमेटिक्स से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और ट्वेल्थ में भी मैथमेटिक्स पढ़ा, 11th मैथमेटिक्स पढ़ा, तो हमारा मैथ्स बहुत अच्छा है. तो दोस्तों यहाँ पे गलत फहमी हो जाती है, आपको ऐसे नहीं मान चलना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो पीछे की चीजें आप भूलते चले जाते हो. यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे, है ना. क्लास 6 से लेके 10th क्लास तक के स्टैंडर्ड्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगे, और इसे पढ़े आपको कई साल हो चुके हैं और आप भूल चुके हो. तो मेरा सजेशन होगा कि आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डेली थोड़ा सा टाइम निकालो, डेली प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा सा एक एक टॉपिक डेली प्रैक्टिस करो. स्टैंडर्ड टॉपिक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उन्हें आप ले सकते हो, करेक्ट. और इवन मैं बुक की पूरी लिस्ट ही आपको सजेस्ट कर दूंगा. आर एस अग्रवाल तो कतई नहीं पढ़ना सौम्या, इसके लिए आर एस अग्रवाल की नीड नहीं है, करेक्ट है. मैं आपको बुक शेयर कर दूंगा. मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन में डायरेक्टली आपको नेम शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनको मैं आपको बता दूंगा, करेक्ट. मैं कंप्लीट लिस्ट आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी कि किस बुक को कहाँ से लेना है और कैसे पढ़ना है, करेक्ट है.
तो इसके लिए स्पेशली डेडिकेटेड मैं बुक आपको बताऊंगा, उसको ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो आपको इसमें एवरी डे, ज्यादा टाइम मत निकालो लेकिन 30 मिनट्स का टाइम एवरी डे निकालो। करेक्ट है। और 30 मिनट्स अगर आप लगातार पढ़ोगे तो आप देखोगे कि विद इन अ मंथ ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। 2-3 बार आप इसको और बीच बीच में प्रैक्टिस करना। करेक्ट है। और यहाँ से कोशिश करना कि 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पे आप क्रैक कर सको, और आ ही जाएगा, इजिली आ जाएगा, कोई टफ टास्क नहीं है। फिर जनरल इंग्लिश आता है, 5 मार्क्स का, बहुत सिंपल सी इंग्लिश है। अगर आपने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे। फिर भी थोड़ा बहुत और ब्रशअप करने की जरूरत है, थोड़ी सी ग्रामर्स की जरूरत है हमको, थोड़ा सा एक बार और स्टडी करने की, एक बार रिपीट करने की जरूरत है। करेक्ट है। तो इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे रेगुलरली टच में रहो, थोड़ा थोड़ा से मेहनत करो, और यहाँ से भी आउट ऑफ 5 या 4 मार्क्स तो आप इजिली ऑब्टेन कर सकते हो, 4 to 5 मार्क्स। करेक्ट है। तो ये बहुत जबरदस्त स्कोरिंग पार्ट होता है, और यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 12 to 14 मार्क्स। 15 तो मैं 100% नहीं कहूंगा, 12, 13, 14 इसके रेंज में मार्क्स आपके आने चाहिए यहाँ पे एनी हाउ। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 15 मार्क्स एब्सोल्यूट, 15 मार्क्स एब्सोल्यूट यहाँ से आने वाला है। 1-2 मार्क्स ज्यादा हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। करेक्ट है। कई बार प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में भी आ जाते हैं और मैथ्स में भी आ जाते हैं, तो डबल फायदा हो जाता है। करेक्ट है। तो आपको क्या करना है यहाँ से भी, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एकदम अंधाधुंध पढ़ना स्टार्ट किया, पूरी मैथमेटिक्स के एक एक वर्ड्स पढ़ रहे हो, एक एक चीजें पढ़ रहे हो। कभी भी कोई भी सिलेबस इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है ना। आपको पहले टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, इवन ये टॉपिक भी हम सेलेक्ट करके आपको बता देंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। करेक्ट है। क्योंकि 2-2 क्लासेस मेरी एक साथ हो जाती है तो काफी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है मेरा, तो एक क्लास कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं ये एनालिसिस के वीडियो सैटरडे संडे को बताया करूंगा, एवरीडे एक एक सब्जेक्ट को लेके, कि कौन से सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से कितना मार्क्स का वेटेज होता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, 1 by 1 मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, वेल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ भी आपका टारगेट होना चाहिए 12 to 14 मार्क्स। करेक्ट है। और दोस्तों इन दोनों पार्ट से जो स्टूडेंट्स 25 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, 25 प्लस मार्क्स, उनका 100% रैंक बहुत जबरदस्त जाने वाला है। करेक्ट है। करेक्ट है। 100% 25 मार्क्स लाना ही है एनी हाउ, चाहे आपको इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, एक आध इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ही क्यों ना छोड़ना पड़े, तो भी आप इनको पढ़ोगे। करेक्ट है। तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। करेक्ट है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल। यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं टाइम टू टाइम मैं आपको सारी चीजें सजेस्ट करूंगा। अभी बहुत टाइम बचा है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन से टॉपिक से कहाँ से कितना पढ़ना है। करेक्ट है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल। अब कोर टेक्निकल पोर्शन में जाऊं मैं, तो सबसे ज्यादा ह्यूज वेटेज अगर किसी सब्जेक्ट का है तो वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। करेक्ट है। एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इटसेल्फ मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक मैं मैन्युफैक्चरिंग साइंस या प्रोडक्शन प्रोसेस कहूंगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर देता हूं इसे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें सारी चीजें होंगी दोस्तों, मेटल कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, मेट्रोलॉजी, सेम, मटेरियल साइंस, सब कुछ मिला के। करेक्ट है। और इसका वेटेज होगा अराउंड 17 17 to 20 मार्क्स का वेटेज। अब आप देख सकते हो कितना ह्यूज वेटेज है इसका। करेक्ट है। ह्यूज वेटेज है, और आपको हम बताते भी हैं कि कहाँ से गेट में स्पेशली क्वेश्चन आते हैं। जब भी ये वीडियो लेक्चर्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो प्रीवियसली मैंने कास्टिंग के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, जहां भी आपको मैंने बताया कि गेट के लिए यहाँ पे स्पेशली पढ़ना है, इट मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे इंटायर सब्जेक्ट में, जैसे कास्टिंग की बात करूं तो देखा आपने मुश्किल से 4-5 फॉर्मूला है, और उन 4-5 फॉर्मूला से एंटायर कास्टिंग प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। थेरी मैंने नाइसली बताया था। तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आपको उनको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, 100% यहाँ पे आप मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। करेक्ट है। और नेक्स्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट होता है जिसे आप कहते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। करेक्ट। तो करीब इसका वेटेज होता है अराउंड 5 to 6 मार्क्स का दोस्तों। करेक्ट है। तो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ने की, जिसमें आपको कंप्लीट कोशिश करना है कि आउट ऑफ 20 मार्क्स आ जाए। करेक्ट है। और ऐसा कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो क्वेश्चन नहीं बने, अगर आपने बेसिक्स फंडामेंटल्स पढ़े हैं तो 100% वहां से आप क्वेश्चन करोगे।
करेक्ट है। लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि आपसे 100% नहीं बनेगा। अगर 15 टू 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करो कि आपके 90% मार्क्स तो जरूर यहाँ से आए। अगर 17% मार्क्स आ रहा है, करेक्ट है, तो अराउंड 15 मार्क्स तो आपको 100% आना चाहिए यहाँ से। और आप देखो 15 मार्क्स यहाँ से आ गए, 25 इधर से आ गए, तो टोटल 40 मार्क्स हो गया कि नहीं। सिर्फ आपने सब्जेक्ट पढ़ा कितने, 3 सब्जेक्ट्स, और 40% सिलेबस आपका कवर हो चुका है। 40 मार्क्स मतलब 40% सिलेबस कवर हो चुका है, करेक्ट। नेक्स्ट जो बहुत ही ह्यूज वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और इवन मैं इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं कह के इसको मैं सिंपल सा मैकेनिक्स कहूंगा, करेक्ट है। करेक्ट, जिसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, करेक्ट। नेक्स्ट आप पढ़ोगे इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और नेक्स्ट होगा मशीन डिजाइन, करेक्ट है। अब आप इंजीनियरिंग सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, आपको काफी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, करेक्ट है। लेकिन जब आप ज्यादा मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ना, कई बार प्रैक्टिस करना, कई बार टेस्ट सीरीज में अपेयर होना, यही प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होती है, करेक्ट है। एक बार कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ना, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है सेम प्रॉब्लम्स की, सेम तरीके की कॉन्सेप्ट्स की, और मल्टीपल टाइम्स आपको टेस्ट सीरीज में अपेयर होना है, करेक्ट, मल्टीपल टेस्ट देने हैं। ये 3 काम आप कर लिए तो 100% कोई भी सब्जेक्ट आपका आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। और यहां से अगर आप देखोगे वेटेज, तो इसका ही वेटेज अराउंड होता है 12 टू 15 मार्क्स का, करेक्ट है। और इस 12 टू 15 मार्क्स में इजिली, करेक्ट, आप 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, इजिली ऑप्टेन कर सकते हो 10 टू 12, 10 मार्क्स मिनिमम 10 तो आप कहीं से भी ला लोगे, अगर यहाँ से आपने प्रिपरेशन कर ली तो, करेक्ट। इसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज है तो थर्मोडायनामिक्स, करेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स इसका वेटेज होगा दोस्तों। थर्मोडायनेमिक्स की स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखो बेसिक पार्ट होता है, एक बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फिर एक होता है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, करेक्ट। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से भी करीब 7 टू 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में दोस्तों आपका होगा पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, करेक्ट है। और यहाँ से भी करीब 7 टू 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही, करेक्ट है। 7 टू 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, और दोनों मिला के करीब 15 टू 16 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है। 15 टू 16, अगर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स ढंग से आ गई तो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। और देखो सीक्वेंस में आपको बता रहा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो आप, इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशन रिसर्च इसको इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। ये नेसेसरी नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसको पढ़ना कंपलसरी है ना। तो आपको इसे पढ़ना है। अब आप अगर मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो मेरा सजेशन होगा कि जब आप मैकेनिक्स पढ़ो तो ये तीनों ही पार्ट कवर करो एक साथ, आप इंडिविजुअली मत पढ़ो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मशीन डिजाइन, तीनों ही पार्ट्स को एक साथ पढ़ो, करेक्ट है। इसको मैं सेकंड नंबर दे देता हूँ, एक साथ पढ़ना, अलग अलग नहीं पढ़ना है, करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, सेम कॉन्सेप्ट्स होंगे, करेक्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है भी नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट मशीन डिजाइन में अप्लाई होंगे, करेक्ट है। तो इनको साथ में पढ़ना तीनों को, करेक्ट है। और यहां से आप इजिली मार्क्स ऑब्टेन करोगे। नेक्स्ट आएगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स को भी कवर करो। रेंडम नहीं पढ़ना है। पढ़ाई आप क्या करते हो, एक बार सब्जेक्ट पढ़े सॉन्ग, फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, फिर डिजाइन पढ़ा, फिर आरएससी पढ़ लिया। इस तरीके से पढ़ने में ना आपको क्या है कि लिंकअप नहीं हो पाएगा ना, और लिंकअप नहीं हो तो बहुत ज्यादा ब्रॉड सिलेबस लगेगा, मेमोराइज करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ा और उस सेगमेंट के सारी चीजों को एक साथ कवर किया, तो फिर यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम कम हो जाएगी, करेक्ट है। और यहाँ से भी आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, करेक्ट है, एक दो क्वेश्चन, लेकिन आराम से 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, आसानी से आपको मिलेंगे यहाँ से भी, करेक्ट है। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स के बाद, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली सब्जेक्ट है दोस्तों, सबसे ज्यादा। देखो यहाँ पे 17 मार्क्स अगर मैं यहाँ से ले लूँ, 15 मार्क्स यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया, 32 मार्क्स। 10 मार्क्स यहाँ से ले ले तो 42 मार्क्स, 5 टू 6 मार्क्स यहाँ से तो 47 मार्क्स के आसपास। तो अब आप देखो कितने सब्जेक्ट हैं और 47 मार्क्स यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर आपको टारगेट करना है तो नेक्स्ट मेरा
सजेशन होगा कि आप थ्योरी ऑफ मशीन को पढ़ो। करेक्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन को पढ़ो यहाँ पे। करेक्ट, और थ्योरी ऑफ मशीन से भी काफी अच्छा वेटेज होता है, प्लस इंक्लूडिंग वाइब्रेशन। करेक्ट, इंक्लूडिंग वाइब्रेशन, यहाँ से भी करेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। करेक्ट है दोस्तों। उसके बाद जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगी आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एचएमटी की होगी। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी और सेलेक्टिव पढ़ाई यहां से करो। कंप्लीट सब्जेक्ट को इवन पढ़ने की भी नीड नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सब्जेक्ट से क्वेश्चन गेट एग्जाम में नहीं आता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए तो आपको एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव पढ़ो। एचएमटी में देखोगे बहुत कुछ लिमिटेड पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, और इसका वेटेज कितना होता है, मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। फ्लूइड मैकेनिक्स से थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स, और साथ में अगर मैं हाइड्रोलिक मशीनरी को इंक्लूड कर लूं यहाँ पे, तो लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा, 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन। करेक्ट है, लेकिन सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है। आप चाहोगे फ्लूइड मैकेनिक्स के एक एक शब्द पढ़ने स्टार्ट कर दो तो पता चलेगा कि इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, एफएम एंड एचएमटी दोनों। इनको पढ़ते पढ़ते आपके प्राण निकल जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा ब्रॉड सिलेबस है। करेक्ट है, और इतने ब्रॉड सिलेबस को याद रखना इतना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सेलेक्टिव पढ़ाई करो। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरीके के आते हैं, उसी तरीके की प्रैक्टिस करनी। 100% क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट से। आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि आपको 100%, 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। करेक्ट है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सीक्वेंसिंग करनी है। करेक्ट है, करेक्ट है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। करेक्ट है, बाद में हम जब स्पेशली डेडिकेटेड लेक्चर जब मैं रखूंगा इस पे, तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का 1 बाय 1 रिव्यू करके बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेटेज होता है, वेराइटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट है, तो आप लोग 1 बाय 1 पढ़ो। सबसे ज्यादा मैं अगर किसी को एम्फसाइज करता हूं तो वो ये है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना दोस्तों। इस पे लैक नहीं होना चाहिए एनी हाउ। 25 प्लस मार्क्स आपको लाना ही है, और 25 प्लस मार्क्स लेके आओगे तो 100% 50 नंबर तो इस टेक्निकल पोर्शन से कहीं नहीं गए। इजिली 75% मार्क्स, 75 मार्क्स ला सकते हो। अब आपको संघर्ष सिर्फ 5 नंबर के लिए करना है, 75 से 80 के बीच में जाने के लिए। उसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये दो काम आपको बहुत अच्छे से करना है। कॉन्सेप्ट देखो, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और इवन प्रैक्टिस करने में भी हेल्प करेंगे, बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन रख के, बीच बीच में डाउट सेशन रख के आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। लेकिन आपको अच्छे से इन लेक्चर्स को देखना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, डाउट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। हम लोग क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे, आपको जब हम कॉन्सेप्ट बताएंगे स्पेशली, हो सकता है कि आपको मैं हर एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन कराऊं और आगे बढ़ जाए। करेक्ट है, तो आपको प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन की नहीं करनी है, आपको सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूरे गेट के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन मिले सारे सॉल्व कर डालो। अगर कहीं डाउट आता है तो फिर क्वेश्चन रेज करो। करेक्ट है, तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करना है। इज इट क्लियर? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना इनफ है, फिर हम लोग और आगे इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। करेक्ट है, करेक्ट प्रतीक, जान लगाना ही होगा। आपको 85 प्लस मार्क्स लाना है, तो उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना है, बहुत मेहनत करनी है, कंटिन्यूस करनी है। और याद रखना, कंटिन्यूस पढ़ाई से एग्जाम निकलेगा। आपको जरूरी नहीं कि आप डेली 10 घंटे पढ़ाई करो, 2 से 3 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करो, रेगुलर कंटिन्यूटी होना चाहिए। करेक्ट है, और कंटिन्यूटी का मतलब ये भी नहीं है कि वीक के साथ के सातों दिन पढ़ रहे हो। एक आध दिन आप रिलैक्स भी हो सकते हो, एक आध दिन मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है हर दिन पढ़ने की, है ना। एक आध दिन रिलैक्स भी हो सकते हो। करेक्ट है, लेकिन एक आध दिन, ऐसा नहीं कि एक आध दिन पढ़ो बाकी दिन रिलैक्स रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा। हफ्ते में 7-6 दिन पढ़ो, एक दिन रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट, एकदम स्ट्रेस लेके पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल। सेकेंड ईयर में हो बालक तब तो कोई दिक्कत, इस साल तो गेट एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। करेक्ट है, थर्ड ईयर में आप आ जाओगे तो थर्ड ईयर में आप दे सकते हो। आई थिंक सेकेंड ईयर क्रॉस करने वाले हो गए ना, तो गेट 2022 में आप अपेयर हो पाओगे, बड़े स्कोर लाओगे तो बहुत ही, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अगर रैंक आज ही आ गई, टेंशन फ्री एग्जाम देने में तो और भी मजा आता है।
करेक्ट है। थर्ड ईयर में जब आप दोगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, इजीली एग्जाम दोगे और ज्यादा इसको ला सकते हो, और कोशिश करो कि इसी बार लेके आ जाओ, और ज्यादा मार्क्स आ गए तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आप रिलैक्स हो जाओगे फाइनल ईयर में। करेक्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, यहाँ कहाँ पहुंच गया मैं, थोड़ा कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गया। यस, फोर्जिंग प्रोसेस। करेक्ट। तो फोर्जिंग प्रोसेस क्या है? फोर्जिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस और इट इज अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे कंफ्यूज होता है सर, फॉर्मिंग और फोर्जिंग दोनों ब्रॉड, दोनों अलग वर्ड है। करेक्ट, फॉर्मिंग में सारी चीजें इंक्लूडेड है, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, वायर ड्रॉइंग, सारी चीजें। एंड फोर्जिंग इज वन ऑफ द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। करेक्ट। तो मेटल, अगर हम फोर्जिंग को दोस्तों डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ plastic deformation process, or it is a process in which the desired shape and size can be obtained by plastic deformation of the metal when the billet is compressed between two suitable dies. करेक्ट है। आपको सिंपली क्या करना है, हियर द शेप एंड साइज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्रेशन ऑफ बिलेट बिटवीन टू सुटेबल डाइस। सुटेबल क्यों कह रहा हूं? इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा शेप एंड साइज आपको बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप डाई लोगे और आप मटेरियल को कंप्रेस करोगे। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज अवर अपर डाई। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज, इसे दोस्तों हम कहेंगे अपर डाई, एंड दिस इज, यू कैन सी हियर, दिस इज लोअर डाई। करेक्ट। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज फ्रेम या स्ट्रक्चर कह रहे होते हो, और जो लोअर डाई होता है जनरली ये क्या होता है दोस्तों? फिक्स्ड होता है। करेक्ट। एंड अपर डाई इज ए मूवेबल डाई। अपर डाई इज ए मूवेबल डाई, ये मूव कर सकती है एट ए गिवन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आप लोड अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। यस आयुष, हेलो, गुड इवनिंग। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज बिलेट। इसे क्या कहेंगे हम दोस्तों? दिस इज इधर वी कैन से बिलेट, और इसी को हम कई बार कहेंगे स्टॉक। करेक्ट, मतलब वो रॉ मटेरियल जिसपे हमें शेप देना है। करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज बिलेट। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं फोर्जिंग ऑपरेशन के, अपर डाई और लोअर डाई एंड बिलेट। इज इट क्लियर? Now the force is gradually applied with the help of either mechanical press और हाइड्रोलिक प्रेस। इज इट क्लियर? यहाँ पे दोस्तों इस डाई को मूव कराने के लिए आपको क्या करना है? यूनिट टू अप्लाई फोर्स। और ये फोर्स कैसे हम अप्लाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रेस। यहाँ पे हम इसको, मशीन को क्या कहते हैं? प्रेस कहते हैं। करेक्ट है। तो ये प्रेस कैसे हो सकती है? इधर इट इज मैकेनिकल प्रेस और इट इज न्यूमेटिकली ऑपरेटेड प्रेस और हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड प्रेस। करेक्ट। तो ये तीन तरीके की जनरली प्रेस यूज होती है दोस्तों, जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे। एंड दिस फोर्स इज अ ग्रेजुअल फोर्स। करेक्ट है। बट एवरी टाइम ग्रेजुअल फोर्स नहीं अप्लाई हुआ। अगर आप प्रेस से इसको प्रेस कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये ग्रेजुअली फोर्स होगा। एंड समटाइम्स व्हेन वी यूज ड्रॉप फोर्सिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक वेट को हम एक सर्टेन एलिवेशन तक उसको लिफ्ट करके रखते हैं एंड वहीं से ड्रॉप करते हैं, और ये क्या होगा? वेट जाके अपर डाई से टकराएगा, कोलाइड होगा और सारे के सारे अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको सप्लाई कर देगा। तो इम्पैक्ट फोर्स भी अप्लाई करते हैं। करेक्ट है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो होती है उसमें ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एक्ट होगा, लेकिन स्पेशली अगर आप ड्रॉप फोर्सिंग यूज कर रहे हो तो वहां पे इंपैक्ट लोड होगा। तो दोस्तों याद रखना, ग्रेजुअली अप्लाइड एंड इंपैक्ट लोड, बोथ लोड की हेल्प से हम मेटल को डिफॉर्म करते हैं। बट जो मेटल का डिफॉर्मेशन होता है इट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू सुटेबल डाइस, और वो डाइस कौन सी? अपर डाई एंड लोअर डाई। इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया मेटल फोर्जिंग प्रोसेस क्या है। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द initial condition of the billet before loading, and now if you can apply force F, then at a certain period of time it will deform like this. Yes or no? Is it clear? यहाँ पे क्या होगा? Height, you can see here, this is h naught and this is d naught. Correct? This is initial height and this is initial diameter. Now you can see here, after certain load or after certain time, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? दिस इज एच एफ एंड हियर वी कैन गेट डी एफ। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर द हाइट विल बी रिड्यूसेस एंड अलोंग विद दिस द डायमीटर विल बी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इन मेटल फॉर्जिंग प्रोसेस, इन मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस द वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट। तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट कब हो सकता है? अगर हाइट में रिडक्शन हो रहा है तो डायमीटर में उसी रेशियो में इंक्रीमेंट होगा। करेक्ट है। बट याद रखना, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम इज रिमेन सेम। इज इट क्लियर? दिस इज फाइनल हाइट
and this is in final diameter. Is it clear? And now you can see here, when you apply this force, then material will deform along this direction. तो याद रखना दोस्तों, मेटल फॉर्मिंग में मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन होता है, इट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड. जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, ये लोड का एक्सिस है, लोड का डायरेक्शन है, तो इस लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोस्तों मटेरियल का डिफॉर्मेशन होता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इसे याद रखना, मटेरियल का फ्लो किधर हो रहा है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड. इज इट क्लियर? तो इसे कह देते हैं हम दोस्तों मेटल फॉर्जिंग प्रोसेस. करेक्ट है? एंड नाउ यू कैन सी इज यूजुअली डन अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. लेकिन नेसेसरी नहीं कि एवरी टाइम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अवॉइड करें, लेकिन most of the process होगा वो above the recrystallization होगा. And sometimes when we have soft metals like aluminium, zinc, tin, then it can be cold forged also. cold forging के थ्रू भी हम यहाँ पे forging कर सकते हैं. करेक्ट है दोस्तों? एंड नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट्स यहाँ पे लिस्ट शो की है. These are the parts manufactured by metal forging operation. करेक्ट है? ये सारे पार्ट्स मेटल फोर्जिंग से बनाए जाते हैं. करेक्ट है दोस्तों? आप देख सकते हो, दिस इज कनेक्टिंग रॉड. करेक्ट है? एंड दिस इज गियर. करेक्ट? एंड यू कैन सी हियर दिस इज पिन, समवेयर इट इज यूज्ड. करेक्ट? और ऐसे यहाँ पे बेरिंग्स के आउटर एंड इनर केस भी बनाए जा सकते हैं. ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है. करेक्ट है? तो ये सारे पार्ट्स मेटल फोर्जिंग से बनाए जाते हैं दोस्तों. और मेटल फोर्जिंग से बनाने का रीजन क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक सबसे बड़े रीजन बताता हूँ. सपोज दिस इज योर बिलेट. करेक्ट? दिस इज योर बिलेट. अब अगर मुझे यहाँ पे सपोज एक स्पैनर बनाना, सबसे सिंपल एग्जांपल लूं मैं, आपको एक ऐसा स्पैनर बनाना है. करेक्ट है दोस्तों? तो ऐसे स्पैनर बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास दो मेथड है. या तो मैं यहाँ पे क्या करूं कि इस शेप को बनाने के लिए ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको मैं कट करके रिमूव कर दूं. ये सानो, अगर मैं इसको कट करके रिमूव करूंगा यहाँ से, तो अब जो ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज अगर आपका ग्रेन कुछ इस तरीके से था, तो यहाँ पे आप देखो कि जो ग्रेन्स इस ऑब्जेक्ट में मिलने वाले हैं वो डिसकंटिन्यूअस ग्रेन्स मिलेंगे. ये सानो, करेक्ट है? यहाँ पे ग्रेन्स कैसे मिलने वाले हैं दोस्तों? डिसकंटिन्यूअस. ये चलो अलोंग द लेंथ, अलोंग अक्रॉस द लेंथ ना कह के, अगर मैं यहाँ पे ग्रेन्स कहूँ कि इनिशियली ग्रेन्स कुछ इस तरीके से था, और जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इस मटेरियल को कट कर दिया और आपका फाइनल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ. करेक्ट है दोस्तों? तो इसमें जब आप ग्रेन देखोगे तो कुछ इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस ग्रेन्स मिलेगी दोस्तों. करेक्ट है? लाइक दिस. यहाँ पे देखो ये डिसकंटिन्यूअस ग्रेन्स मिलने वाले. एंड सिमिलरली इफ यू मेक दिस कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ मेटल फोर्जिंग प्रोसेस, तो इस केस में जो ग्रेन्स होगी दोस्तों, मेटल को हम क्या करें? कंप्रेस कर रहे हैं. यहाँ पे हम मेटल को कंप्रेस करके बना रहे हैं, ना कि कट करके. और जब आप इसे कट नहीं करोगे तो कहीं भी कोई भी ग्रेन्स कट नहीं होगी, ये कॉन्टिन्यूअस ग्रेन्स होगा लाइक दिस. करेक्ट? दिस इज कॉन्टिन्यूअस ग्रेन्स थ्रू आउट द लेंथ. कहीं भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज नहीं होगी. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज. इफ यू हैव डिसकंटिन्यूअस ग्रेन्स, देन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या होगा कि जब इसे आप यूज करोगे, लोड अप्लाई करोगे, तो कम लोड में ज्यादा स्ट्रेस एक्ट होगा और ये इजिली फेल हो जाएगा. और वहीं पे अगर आपने कुछ मेटल फोर्जिंग से ऑब्जेक्ट बनाया है या मेटल फॉर्मिंग किसी भी प्रोसेस से, तो आपको यहाँ पे ग्रेन्स कॉन्टिन्यूअस ग्रेन्स मिलने वाले हैं. ये सानो, कॉन्टिन्यूअस ग्रेन्स. और कॉन्टिन्यूअस ग्रेन्स के केस में यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्लोज टू जीरो होगा. ये सानो. और यहाँ पे कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस. इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा ये सानो, ये दोनों में क्या डिफरेंस है. डिसकंटिन्यूअस ग्रेन्स मिलेगी तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेंथ कम हो गया एज कंपेयर टू मेटल फोर्जिंग. तो मेटल फोर्जिंग से जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ भी इनहेंस हो जाती है. करेक्ट है? तो ये एक आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है. इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं. नेक्स्ट, classification of metal forging process. Now you can see here, first you can see based on the flow of material. Here we have broad categories, that is open die forging and closed die forging. ये दोनों broad कैटेगरी है दोस्तों मेटल फोर्जिंग की. करेक्ट है? मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो होगी वो ओपन टाइप फोर्जिंग होगी या फिर क्लोज टाइप फोर्जिंग होगी. करेक्ट है? नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन इक्विपमेंट, स्मिथ फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग. स्मिथ फोर्जिंग का मतलब है कि सिंपल सा आप एक एनविल रख लो लाइक दिस,
और यहाँ पे मेटल को हीटअप करके हैमरिंग करो, हैमर से बनाओ, जिसे कहते हैं स्मिथ फोर्जिंग प्रोसेस। और ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब कॉपर एज स्टार्ट हुआ था, मेटल आया ही था एग्जिस्टेंस में, तब से इस प्रोसेस को यूज किया जा रहा है। ड्रॉप फोर्जिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हम वेट को, सपोज यहाँ पे आपके पास अपर डाई एंड लोअर डाई है लाइक दिस, करेक्ट है, और यहाँ पे ऐसी एक रॉड लगी होती है जिसमें इस लोड को हम हैंग कर देंगे। जैसे हम यहाँ से इसको रिलीज करेंगे तो ये लोड क्या होगा, इससे कोलाइड होगा और एंटायर एंटायर यहाँ पे क्या होगा, एंटायर इम्पैक्ट लोड ट्रांसमिट कर देगा। तो यहाँ पे जो मेटल का डिफॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, ड्यू टू इम्पैक्ट लोड हो रहा है, जिसे कहते हैं हम ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रेस फोर्जिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, मैकेनिकल प्रेस है या हाइड्रोलिक प्रेस है, जिसमें हम यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास डाई है, इनको हम दोस्तों हाइड्रोलिक सिलेंडर की हेल्प से मूव कराते हैं। ये सारो हाइड्रोलिक सिलेंडर या न्यूमेटिक सिलेंडर की हेल्प से, करेक्ट है। तो इसमें दोस्तों होगा क्या, ग्रेजुअल मूवमेंट होगा। इज इट क्लियर? जिसे कह देते हैं हम प्रेस फोर्जिंग। यहाँ से लुब्रिकेंट अंदर आएगा और यहाँ से लुब्रिकेंट बाहर जाएगा, ऑयल, सॉरी हाइड्रोलिक ऑयल, करेक्ट। तो इस तरीके से कहते हैं हम इसे प्रेस फोर्जिंग। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन वर्किंग टेम्परेचर। ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, हॉट वर्किंग, वार्म वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। सो अब में क्वेश्चन है लिमिटेशंस। लिमिटेशन, हर एक मेटल फोर्जिंग का एक ही लिमिटेशन है, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है तो आप मेटल फोर्जिंग से नहीं बना सकते हो, इवन मेटल फॉर्मिंग से नहीं बना सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपको या तो कास्टिंग करनी पड़ेगी या फिर मशीनिंग करनी पड़ेगी, करेक्ट है। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का। वेरी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट, करेक्ट है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गए दोस्तों। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस। ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस की अगर हम दोस्तों बात करें तो नाउ यू कैन सी हियर, सिंपल से ओपन डाई का मतलब है कि इफ द मटेरियल इज फ्री टू एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन, करेक्ट। व्हेन यू कंप्रेस द मटेरियल इन बिटवीन टू सुटेबल डाइज and your material is free to expand in all direction, free to expand in all direction, then this is called as open die forging process, correct। और जनरली ओपन डाई फोर्जिंग में हम कैसे यूज करते हैं दोस्तों, फ्लैट डाई यूज करते हैं लाइक दिस, करेक्ट है दोस्तों। जनरली हम लोग यहाँ पे फ्लैट डाई यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एनी पर्टिकुलर शेप डाई। यहाँ पे क्वेश्चन है आयुष का, इज दिस कंपल्सरी टू ऑलवेज हीट अप द मेटल इन फोर्जिंग। यस, आपको हीट करना ही पड़ेगा बाल को। अगर आप हीट नहीं करोगे तो मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी और बहुत ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इवन आपने अगर रोड साइड फोर्जिंग करते हुए देखा हो, जैसे हाशिया वगैरह बनाते हुए या कुछ ऐसे छोटे मोटे एग्रीकल्चरल टूल्स, कुल्हाड़ी वगैरह, सौ वगैरह बनाते हुए अगर आपने देखा हो, तो वहां पे भी देखा होगा कि उसे हीट करते हैं एंड देन लोड अप्लाई करते हैं। तो हीट करने का सिर्फ एक मोटिव होता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कम होकर डक्टिलिटी बढ़ जाए, मटेरियल सॉफ्ट हो जाए, करेक्ट है दोस्तों, करेक्ट। तो एवरी टाइम हीट करना नेसेसरी है, करेक्ट। और हीट करना जरूरी नहीं कि रिक्रिस्टलाइजेशन से अबव हीट किया जाए, इट में भी, कैसे हीट कर सकते हो दोस्तों, इट में भी हॉट वर्क और कोल्ड वर्क, ये साथ यू कैन सी हियर। तो इस तरीके की अगर आपके पास कोई फोर्जिंग ऑपरेशन है तो इसे दोस्तों हम कहते हैं ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस। क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे, करेक्ट है, इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करें दोस्तों, तो मटेरियल कैन मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, मटेरियल कैन मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में तो मटेरियल ऑलरेडी मूव कर ही रहा है, ये सानो, करेक्ट है। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, करेक्ट है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मटेरियल इस डायरेक्शन में फ्लो ना हो। इसलिए हमने कहा है कि इफ मटेरियल इज फ्री टू एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड एज ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? And all open die forging, most of the open die forging is performed at hot working condition। याद रखना, hot working condition में ही करेंगे। यह सौम्य हॉट वर्किंग या कोल्ड वर्किंग कैसा भी हो, दोनों ही केस में हीट अप करना होता है
Although in case of hot working, the working temperature is more than recrystallization temperature, and in cold working, the working temperature is less than recrystallization. लेकिन आपको हीट करना ही है, करेक्ट है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज मोस्टली यूज टू प्रोड्यूस प्री फॉर्म्ड वर्क पीस फॉर द क्लोज्ड डाई फोर्जिंग। मतलब ओपन डाई फोर्जिंग का जो आउटपुट है, इस ओपन डाई फोर्जिंग का जो आउटपुट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, करेक्ट है दोस्तों, जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये ये क्लोज्ड डाई फोर्जिंग का रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल या प्री फॉर्म हम कहते हैं, करेक्ट है, फॉर क्लोज्ड डाई फोर्जिंग। करेक्ट है दोस्तों। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको अभी बताया कि जब आप ओपन डाई फोर्जिंग करोगे कि किसी भी डायरेक्शन में मेटल फ्लो होता है, मतलब यहाँ पे मेटल का फ्लो कंट्रोल्ड नहीं होता। जब कंट्रोल्ड फ्लो नहीं है तो एग्जैक्ट शेप एंड साइज जो आपको चाहिए वो आप नहीं बना सकते हो। तो ऑब्वियसली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू परफॉर्म कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, यस और नो, क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस, जिसमें एक कन्फाइंड पैसेज होगा और उसी के अंदर मेटल डिफॉर्म होगा। तो जो भी शेप एंड साइज चाहिए वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो याद रखना, ओपन डाई फोर्जिंग का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्लोज डाई फोर्जिंग का प्री फॉर्म होगा, ये सानो, करेक्ट। नाउ यू कैन सी इट डील्स विथ लार्ज relatively simple shape that are formed between simple die in large hydraulic or power hammer। करेक्ट है दोस्तों। जनरली हम ओपन डाई फोर्जिंग यूज करते हैं फॉर लार्ज साइज कंपोनेंट विद सिंपल शेप, करेक्ट, सिंपल शेप होना चाहिए और लार्ज साइज होना चाहिए। तो इनको डिफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं दिस ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस, एंड दिस इज मोस्ट कॉमन ओपन डाई फोर्जिंग इज अपसेटिंग। करेक्ट है, मोस्ट कॉमन इस ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज अपसेटिंग प्रोसेस। इस मेटल को जो सिंपली हम कंप्रेस करके इसकी हाइट में रिडक्शन कर रहे हैं, तो इसे हम कह देते हैं अपसेटिंग। इसका नाम अपसेटिंग भी होता है, करेक्ट है दोस्तों। अपसेटिंग ऑफ ए सिलेंडर, करेक्ट, जिसमें हाइट तो रिड्यूस होगा और डायमीटर इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, that is analysis of open die forging process. Now you can see here, this is upper die, this is lower die, and this is billet, and d naught is the initial diameter, h naught is the initial height, correct, and after certain period of time, after certain interval of time, the height of the object will be h। और ये सिंपली कह दो कि यही अगर आपकी फाइनल हाइट भी हुई या किसी भी इंटरवल में ये फाइनल हाइट है, तो ट्रू स्ट्रेन हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट दिस इज एल एफ बाई एल नॉट, और सिंपली यू कैन से एच एफ बाई एच नॉट। ये लिख सकते हैं क्या दोस्तों? एच एफ बाई एच नॉट, करेक्ट। तो ये इस रिलेशन की हेल्प से हम ट्रू स्ट्रेन पता कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे रिलेशन है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल एन एच बाई एच नॉट। समटाइम्स ये हाइट के फॉर्म में ना देके एरिया के फॉर्म में देता है दोस्तों। तो मैंने आपको कई बार बताया कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस द वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर मैं लॉ ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंसी अप्लाई कर दूं, वॉल्यूम कांस्टेंसी लॉ अप्लाई कर दूं दोस्तों, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं? इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? ए नॉट एल नॉट इज इक्वल टू ए एफ इंटू एल एफ, करेक्ट है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे एल लिख दिया मैंने, दैट इज एच नॉट एंड दिस इज एच एफ, करेक्ट। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? चलो मैं इसको इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। और दोस्तों कहीं भी डाउट हो ना तो आप मुझे इमीडिएट बताना, करेक्ट है, कहीं भी डाउट हो, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रखो, तो आपको कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, करेक्ट है। ए नॉट एच नॉट इज इक्वल टू ए एफ एच एफ। तो यहां से क्या आएगा दोस्तों? एच एफ बाई एच नॉट इज सिंपली रिटर्न एज ए नॉट बाई ए एफ, यस आर नो, करेक्ट। तो यहां से रिलेशन आ गया कि ट्रू स्ट्रेन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एल एन ए नॉट बाई ए एफ, यस आर नो। या फिर अगर मैं ए नॉट की जगह लिखूं, दैट इज पाई बाई फोर डी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई बाई फोर डी एफ स्क्वायर। तो देखो ये पाई बाई फोर कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपली क्या आ गए? एच नॉट बाई एच एफ कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एच नॉट बाई एच एफ कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज डी नॉट बाई डी एफ,
का होल स्क्वायर। तो यहीं पे दोस्तों हमारा रिलेशन क्या आ गया, न्यू रिलेशन। तो सिंपली हम ट्रू स्टूडेंट को और क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज एल एन डी नॉट बाई डी एफ का होल स्क्वायर, ये सानो। तो इस तरीके से हम इधर इन टर्म्स ऑफ हाइट और इन टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ डायमीटर किसी भी फॉर्म में हम ट्रू स्ट्रेन का इक्वेशन लिख सकते हैं। और 90% चांसेस यही रहते हैं कि क्वेश्चन मेटल फॉर्मिंग में यहीं से आएगा, इसी रिलेशन से आएगा। करेक्ट है दोस्तों, तो आपको इसको याद रखना है और आई थिंक याद भी रहेगा, कोई बड़ा भारी यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो हमने सबसे पहले ट्रू स्ट्रेन फाइंड आउट किया। नाउ इफ वी नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज रिडक्शन इन हाइट, देन इट इज सिंपली रिटन एज h नॉट माइनस एच एफ बाई एच नॉट इंटू 100%। यहाँ से आपको दोस्तों परसेंटेज रिडक्शन इन हाइट मिल जाएगा, इसको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट true strain, then with help of this relation hf minus h naught upon h naught you can also find out engineering strain, yes or no? Correct है। Now if this is ideal condition, क्या है दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे लिखा है if open type forging is carried out under ideal condition means no friction between the work। देखो सिंपली होता क्या है कि सपोज दिस इज योर die and this is your billet, is it clear? This is your billet and this is your lower die। करेक्ट है दोस्तों, जब आप इस मेटल को कंप्रेस कर रहे होते हो तो होगा क्या कि हाइट इस ये आपका जो डाई है इस डायरेक्शन मूव करेगा, इट मींस हाइट में रिडक्शन होगा, तो डायमीटर में इंक्रीमेंट होगा इस डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से। तो दोस्तों होगा क्या कि जब मटेरियल अक्रॉस द अप्लाइड लोड अगर मूव करेगा तो इस इंटरफेस में यू कैन सी हियर एट द इंटरफेस ऑफ डाई एंड बिलेट, यहां पे स्पेशली, करेक्ट है, एंड हियर यहां पे दोस्तों क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट होगा। करेक्ट, हियर वी कैन गेट फ्रिक्शन, is it clear? In between die and billet interface, due to the flow of metal across the applied load, here we can get friction. But if here we consider, if this in ideal condition, if this friction is zero, हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे परफेक्ट लुब्रिकेशन है और यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है एंड होमोजीनियस मटेरियल का डिफॉर्मेशन हो रहा है। करेक्ट है दोस्तों, रेडियल फ्लो होमोजीनियसली हो रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है। तो उस केस में ये सारे रिलेशंस वैलिड हैं जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। करेक्ट है दोस्तों, करेक्ट, यहाँ पे आप आइडियल कंडीशन में ही इस रिलेशन को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे एक्चुअल डिफॉर्मेशन को आप देखोगे तो यहाँ पे मेटल का डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, कुछ ये बैरल शेप का डिफॉर्मेशन होता है। और बैरल शेप का डिफॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि जब आप इसको फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो तो मटेरियल इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा लाइक दिस टुवर्ड्स द सेंटर, ये फ्रिक्शनल फोर्स है एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स प्रिवेंट्स द इजीली फ्लो ऑफ मेटल। ये सानो मेटल के इजीली फ्लो होने में एक ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस एट द इंटरफेस द डिफॉर्मेशन इज लेस एज कंपेयर टू सेंटर। सेंटर में देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे मटेरियल ज्यादा डिफॉर्म हुआ एट एज कंपेयर टू इंटरफेस। तो दोस्तों इंटरफेस में डायमीटर कम बढ़ेगा जबकि सेंटर में डायमीटर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके का जो ओवल शेप मिल रहा है इसे कह देते हैं हम बैरलिंग इफेक्ट। बैरल शेप का दोस्तों कुछ बन गया, करेक्ट है। तो ये एक्चुअल डिफॉर्मेशन होता है, दिस इज एक्चुअल डिफॉर्मेशन। तो हमने अभी यहाँ पे क्या यूज किया, आइडियल, कि देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो परफेक्ट सिलेंडर था, आफ्टर डिफॉर्मेशन भी परफेक्ट सिलेंडर है, तो ये आइडियल सिचुएशन हुई कि नहीं। तो इस आइडियल सिचुएशन में अगर आपको पता करना है कि हाउ मच एक्चुअल फोर्स इज नीडेड टू डिफॉर्म द मटेरियल, then it is simply written as sigma naught into A, and sigma naught is nothing but this is nominal stress। क्या बोलेंगे दोस्तों हम, this is nominal stress। ये कई बार फोर्जिंग कांस्टेंट के नाम से भी होगा। करेक्ट है दोस्तों, तो किसी मेगा पास्कल में वैल्यू होना चाहिए, किसी भी नाम से आए समझ जाना वो सिग्मा नॉट है।
तो सिंपली आप यहाँ पे फोर्स क्या अप्लाई कर रहे हो, सिग्मा नॉट इनटू एरिया। तो यहाँ से आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, हाउ मच फोर्जिंग लोड रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द मेटल, यस आर नो, करेक्ट है। तो अगेन याद रखना, दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल कंडीशन, व्हेन देयर इज नो स्ट्रेन हार्डनिंग, व्हेन देयर इज नो रिडंडेंट वर्क, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द इंटरफेस। इस इस आइडियल सिचुएशन में ये सारे रिलेशन वैलिड है, ये सारे करेक्ट। तो आई थिंक दोस्तों इस समझ में आ गया क्या, यहाँ पे किसी कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम्स है, चलो प्रॉब्लम्स कुछ यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद मैं सेशन एंड करूंगा। काफी टाइम अपना प्रीवियसली डिस्कस करने में निकल गया, तो रिमेनिंग पोर्शन हम लोग करेंगे, करेक्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इन ओपन टाइप फोर्जिंग अ डिस्क ऑफ डायमीटर 200 मिलीमीटर एंड हाइट 60 मिलीमीटर इज कंप्रेस्ड विदाउट एनी बैरलिंग इफेक्ट। द फाइनल टाइम, यहाँ पे लिख दिया विदाउट बैरलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, आइडियल सिचुएशन है। द फाइनल डायमीटर ऑफ द डिस्क इज 400 मिलीमीटर, द ट्रू स्ट्रेन इज, करेक्ट है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल डायमीटर गिवन है, तो आप यहाँ पे स्ट्रेन कैसे लिख सकते हो, एल एन डी नॉट बाई डी एफ का होल स्क्वायर, और इसी को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एल एन डी नॉट बाई डी एफ। तो दोस्तों याद रखना, आप यहाँ पे सिर्फ एक ही मिस्टेक करोगे इस डायरेक्ट सॉल्यूशन के चक्कर में, वो है स्क्वायर करना मिस कर दोगे। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, याद करना, स्क्वायर करना मत भूलना, यही गलती होगी। आप डायरेक्ट डी नॉट बाई डी एफ लगा के फॉर्मूला सॉल्व करके आ जाओगे और आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, चाहो तो यहाँ पे प्रूव करके देख लो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, करेक्ट है। यहाँ पे देखो एल एन, यहाँ पे डी नॉट क्या है 2 टाइम्स, यहाँ पे देखो एल एन क्या आएगा दोस्तों, डी नॉट इनिशियल डायमीटर है 200 मिलीमीटर और फाइनल डायमीटर है 400 मिलीमीटर। ये क्या आ गया दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ एल एन 1/2। तो सिंपली यहां से क्या वैल्यू आ गया, -2 टाइम्स ऑफ 0.693, करेक्ट है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1.386, और माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नहीं दिया तो हम भी नहीं लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, करेक्ट है। और अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर करना नहीं भूला तो मे भी चांसेस है कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको 0.693 ऑप्शन मिल जाए, और आपको मिलते ही आप इसे टिक करके आ जाओ और यही गलत हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये मिस्टेक नहीं हो इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पे सावधान कर रहा हूं कि आप इसमें बचना है, ऐसे स्क्वायर करना मत छोड़ना। अभी वही कर दिया ना, मुझे पता है कि यहीं पे यही गलती होने वाली है, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये मिस्टेक होगी और इसको गलती नहीं करोगे। और टेस्ट सीरीज इसीलिए होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो और उनको रेक्टिफाई करो, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, अब सिंपल सा प्रॉब्लम होता क्या है कि जनरली आपको आसान क्वेश्चन दिखते हैं और आप एकदम अटैक कर देते हो, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन मिल गया, फटाफट सॉल्व करो, करेक्ट है। और उसी फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में छोटी छोटी गलतियां करके चले जाते हो। और कमाल की बात है कि जब आईआईटी गेट का पेपर बनाता है तो ऑप्शन भी वही दे देता है जो आप गलती करने वाले हो, करेक्ट है। तो याद रखना। नेक्स्ट, द ट्रू स्ट्रेंथ फॉर लो गारमेंट स्टील बार विच इज डबल्ड इन लेंथ, ये तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेंथ डबल कर दिया तो ट्रू स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, एल एन एल नॉट बाई सॉरी एल एफ बाई एल नॉट, करेक्ट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, डबल कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ एल नॉट अपॉन एल नॉट, ये कैंसिल। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एल एन टू ही आंसर होता है, ये भी है। और इसकी वैल्यू होगी 0.693, और ये पता न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन इसी तरीके, कभी बोलेगा हाइट इतनी हो गई, कभी बोलेगा लेंथ इतना हो गया, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऐसे ही सेम सेम। ओके नेक्स्ट, solid cylinder of diameter 100 millimeter and height 50 millimeter is forged between two frictionless flat dies of height 25 millimeter. The percentage change in diameter, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, गेट 2012 में क्वेश्चन आया था ये। देखो वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी अप्लाई करो, π/4 डी नॉट स्क्वायर इंटू एच नॉट इज इक्वल टू π/4 डी एफ स्क्वायर इंटू एच एफ। ये π/4 तो दोस्तों हो गया कैंसिल आउट,
और ये मैंने क्या किया मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम लिखा है। करेक्ट है। आपको डायमीटर फाइनल नहीं पता ना, तो ऐसा करो डी एफ बाई डी नॉट का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा दोस्तों एच नॉट बाई एच एफ। करेक्ट। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, देखो एच नॉट है आपका 100 और एच एफ कितना है 25, ये आ जाएगा दोस्तों 4। और इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, डी एफ बाई डी नॉट इज इक्वल टू √4, या सिंपली लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पे एच डी एफ बाई डी नॉट की वैल्यू मिल गई। अब परसेंटेज चेंज इन डायमीटर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन डायमीटर डी एफ माइनस डी नॉट बाई डी नॉट इंटू 100%। इज इट क्लियर। देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, डी एफ बाई डी नॉट -1 इंटू 100%। करेक्ट है। देखो क्या है दोस्तों, करेक्ट सही जा रहा है, ये आर नो। 2 - 1 तो 100% आ गया। मिस्टेक देखो कहाँ पे हो गई, एनीवन। हमें वॉल्यूम प्रोसेस यही लिख सकते हैं, मे बी मैंने कहीं कुछ वैल्यू, अच्छा ओके ओके। 100 एंड हाइट, ओहो यस, आई मेक मिस्टेक, हाइट में मिस्टेक कर दिया। ये भी देखो, मैं बार बार ऐसी गलती कर देता हूँ ना कभी कभी, जब डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इसका एक ही सोल्यूशन है कि यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर जो वैल्यूज दी है उनको लिख लो। एच नॉट इज इक्वल टू 100 mm। और ये देखो ये गलतियां हो रही हैं, करेक्ट है। इसलिए मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ कि आपको सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है। करेक्ट है। और सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 100, डायमीटर 100 है भाई, ना कि हाइट। यहाँ पे डायमीटर, हाइट आपकी 50 mm ही है। और एच एफ कितना है 25, एच एफ इज 25। और इनिशियल डायमीटर है आपका 100 mm। ये क्वेश्चन है। करेक्ट है। ऐसे डेटा लिख लोगे तो फिर यहाँ पे एरर होने के चांसेस लगभग 0 हो जाएंगे, है ना। और नहीं लिखेंगे तो जैसे मैंने अभी मिस्टेक की वैसे ही मिस्टेक होगी दोस्तों। करेक्ट है। तो क्या आएगा दोस्तों, बोलो यहाँ पे एच नॉट बाई एच एफ। एच नॉट है आपका 50 और एच एफ है 25। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी वैल्यू √2 आ जाएगी। करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख दो √2 - 1 इंटू 100%। और √2 क्या आया था दोस्तों, 1.414 इंटू 100%। ओह -1, तो -1 भी तो करो। -1 इंटू 100%। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 41.4%। करेक्ट। तो सिंपल सा ही प्रॉब्लम है, ज्यादा कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट है। बस की पॉइंट यही है कि ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। और ये पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि वॉल्यूम एंड मास बोथ आर कंजर्व्ड इन मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। तो ये रूल्स तो हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये गिवन दैट, ये लिखना मत भूलना। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं। ओके। ये क्वेश्चन है कि 2019 में, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो और फिर मैं बाद में इसका सोल्यूशन बताऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इवन एक लाइन में आंसर आ जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। इस प्रॉब्लम का आंसर आप लोग दो मुझे। अ प्लेन स्ट्रेन कंप्रेशन फोर्जिंग ऑफ ब्लॉक इज shown in the figure. The strain in the z direction is 0. The yield strength is uniaxial tension compression of the material of the block is 300 megapascal। मतलब S by T और S by C दोनों सेम है। करेक्ट है। एंड इट फॉलोज द ट्रेस्का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्राइटेरिया। Assume that the entire block has started yielding at a point where sigma x is equal to 40 megapascal compressive and tau xy is equal to 0. The stress component sigma y is, anyone, anyone बता सकते हो।
दोस्तों क्या इसका आंसर आएगा? और मैं आपको बता दूं, दिस इज अ प्लेन स्ट्रेन डिफॉर्मेशन। करेक्ट है, पिछली क्लास में ही मैंने बताया था, प्लेन स्ट्रेन डिफॉर्मेशन प्रोसेस है, यहाँ पहले कह दिया प्लेन स्ट्रेन डिफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? और प्लेन स्ट्रेन के केस में क्या होता है दोस्तों? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट, यही वैल्यू आता है। अब देखो सिग्मा एक्स यहाँ पे कह रहा है कि ये जो स्ट्रेस है ये नेगेटिव है, तो -40 माइनस सिग्मा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 300 मेगा पास्कल। करेक्ट, तो यहां से सिंपली क्या आ गया, सिग्मा वाई इक्वल टू 300 प्लस 40, और यहाँ पे होगा माइनस साइन, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 340 मेगा पास्कल नेगेटिव साइन के साथ। और ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? दिस इज कंप्रेशन। सिग्मा वाई इज इक्वल टू 340 मेगा पास्कल कंप्रेशन। करेक्ट, तो यहां से आंसर टेंसाइल 260 नहीं आएगा बालक। और याद रखना यहाँ पे टेंशन कंप्रेशन में वैल्यू सेम है, तो इसे आप नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू नहीं रखोगे, हम हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे। करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, 340 मेगापास्कल कंप्रेशन। इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो ये पता होना चाहिए। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि कहाँ से आया, क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस जो कल की क्लास थी अपनी, उसमें ही इस चीज को डिस्कस किए थे। करेक्ट है, लेक्चर नंबर 4 में। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो दोस्तों, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। करेक्ट है, और आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो। सिंपल क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो सिर्फ एक स्टेप में ये फॉर्मूला याद है, ये कॉन्सेप्ट याद है, तो इजिली 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। करेक्ट है, तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों। एनीवन? अब आप मुझे बताओ, किसी को कुछ डाउट है क्या? और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। जितना ज्यादा लाइक करो उतना ज्यादा एनर्जी हम यहाँ पे देने वाले हैं। करेक्ट है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके लाइक से, ठीक है ना। और भी बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन अब कल डिस्कस करेंगे क्योंकि इनफ टाइम हो चुका है। करेक्ट है दोस्तों, तो अब आप मुझे बताओ, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप फटाफट बताओ, उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे यहीं पे दोस्तों। एनीवन? आयुष कल की क्लास नहीं लिए थे? ओके, तो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लिंक टेलीग्राम चैनल में भी डली हुई है, और आप सर्च भी कर सकते हो, वहां पे मिल जाएगा, उसको आप देख लो। हाँ, ये पीडीएफ मैंने शेयर नहीं की थी, यस मैं कर दूंगा पीडीएफ शेयर, डोंट वरी। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? तो दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, रिवीजन करो। करेक्ट है, रिवीजन करना है, जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें भूलती चली जाती है। जब तक आप रिवीजन करते रहो, जब तक आपके डीएनए में सारे फॉर्मूला ना आ जाए, ठीक है ना, कि सोते जागते एनी टाइम कभी भी कोई भी रिलेशन, कोई भी फॉर्मूला आप बता सको, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। करेक्ट है, जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लाओगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, उतना मोटिवेशन मिलेगा और उतनी ज्यादा एनर्जी हम आपके लिए देंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करो, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर दो। करेक्ट, सबका भला हो, अपना सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। चलिए यहीं पे